Hello legal learners, this is me Samra Khan and I welcome you all to our YouTube channel MLS The Toppers Factory, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे लॉ मैराथन के 1000 मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs क्वेश्चन, जिसका आज पार्ट 14 है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के जामिया 2024 और 2023 के रिपीटेड क्वेश्चन को. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोक सभा प्रिस्क्राइब बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सो मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात की जा रही है, तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो 552 है और ये चीज़ मेंशन है अंडर आर्टिकल 81 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें कि ये जो 552 मेंबर्स हैं इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ऐसे कि 530 मेंबर जो हैं वो इलेक्टेड बाय द स्टेट होंगे, 20 मेंबर्स जो होंगे वो यूनियन टेरिटरी से इलेक्ट होंगे और जो बच जो गए ये 2 मेंबर्स ना ये नॉमिनेटेड मेंबर हैं, नॉमिनेशन किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर को प्रेसिडेंट वो नॉमिनेट करते थे, लेकिन आफ्टर 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 2019 में, जिसके बाद इसको रिमूव किया गया, एबोलिश कर दिया गया है और अब जाकर के करंट स्ट्रेंथ जो है हमारे लोकसभा की वो है 545. तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा करंट स्ट्रेंथ तो ये लिखेंगे 545 और जो कि प्रिस्क्राइब अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दे रखा है तो 552. प्रोसीजर यही है कि 530 स्टेट से 20 यूनियन टेरिटरीज और 2 प्रेसिडेंट करते थे. अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. द फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ इंडिया. चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन मतलब कि CIC कौन थे फर्स्ट, तो वजाहत हबीबुल्ला वॉज द फर्स्ट CIC ऑफ इंडिया. उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज ऑथराइज्ड टू इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट का जो होता है वो कौन ऑथराइज है. तो ये प्रेसिडेंट, लोकसभा, इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और राज्यसभा. इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट का मतलब लोकसभा और राज्यसभा ही होता है, तो राइट आंसर होगा इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट. उसके बाद से है केस रिलेटेड टू इलेक्ट्रोलर बॉन्ड. इलेक्ट्रोलर बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है, तो इससे केस कौन सा रिलेटेड है. सो कॉमन काउज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इसका राइट आंसर है. उसके बाद मैं MLS टीम्स की तरफ से एक चीज़ अनाउंस करना चाहूँगी कि ये MLS अब 40 स्टूडेंट्स के लिए फ्री कोचिंग प्रोवाइड कर रहा है. जी हाँ, सही सुना आपने, 40 स्टूडेंट्स को फ्री कोचिंग मिलेगा, जिसमें कि 30 ऑनलाइन मोड में और 10 ऑफलाइन मोड के बच्चों को मिलने वाला है. इसके लिए आप लोगों को एक एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, जिसकी लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 25 दिसंबर है और जो एग्जाम है MLS टेस्ट है वो 29 दिसंबर को होगा इंडिया के 3 डिफरेंट सेंटर्स पे, न्यू दिल्ली, पटना और लखनऊ में. और इस चीज़ के लिए ज़्यादा जानकारी के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कौन होते हैं. तो वो जो चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन होते हैं वो हमेशा जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होते हैं. आई रिपीट, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात ये वाली नहीं हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI की बात नहीं हो रही है, कोई से भी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. उसके बाद है टू राइट टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू इंश्राइन अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. यहाँ पे माइनॉरिटी के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है, तो ये दे रखा है आर्टिकल 30 के अंदर. उसके बाद से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात हो रही है, ये किस आर्टिकल में दे रखा है, तो 324 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जिक्र है. हो रहा है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड कौन सी वाली सही है. तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज एन ऑटोनॉमस स्टैच्यूटरी अथॉरिटी, बिल्कुल सही बात है. दूसरी बात कह रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एडमिनिस्टर द इलेक्शन ऑफ पंचायत राज इंस्टीट्यूशन, तो ये चीज़ गलत है, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन का इलेक्शन नहीं एडमिनिस्टर करता है. मतलब कि ये रिस्पॉन्सिबल है इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट के लिए, स्टेट लेजिस्लेचर के लिए, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए बस, ना कि पंचायत राज के लिए. आई रिपीट वंस अगेन्स, ये इलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए, स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन के लिए,
प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, इन 4 के लिए। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्टोरल कॉलेज दैट इलेक्ट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ कॉलेज दैट इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ वाइस प्रेसिडेंट डज नॉट इंक्लूडिंग द नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है, इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इंक्लूड द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि रॉन्ग है और ये वाला राइट है। सो द ऑप्शन ए इज करेक्ट। उसके बाद से है 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कह रहा है कि द लिस्ट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अ रिपब्लिक ऑफ इंडिया, जो कि सही है। इट इज अ कमीशन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ ट्राइबल लैंग्वेज, गलत। क्योंकि 8th शेड्यूल में ना लैंग्वेज की बात की गई है, 22 लैंग्वेजेस जो दी हुई है उसके मेंशन की बात की गई है, जिसमें 8th शेड्यूल में दे रखा है। उसके बाद से तो इसलिए ये जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है ये सही है और दूसरा वाला गलत है। ये चीज़ दे रखा है आर्टिकल 343 में, जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन की बात करता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। उसके बाद कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एंटी डिफेक्शन। एंटी डिफेक्शन जो कि कहाँ से आया था? एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया और 10th शेड्यूल में दे रखा है। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 से आया, जो कि बाद में लेटर अमेंड करके 91st अमेंडमेंट में आया। तो अगर ऑप्शन में 52nd रहेगा तब भी सही रहेगा और 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 2003 का है वो भी रहेगा तो भी सही होगा। तो 52nd अमेंडमेंट जो था वो 1985 का था और ये जो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो 2003 का था। ये इनैक्ट हुआ और ये जो है 10th शेड्यूल में मेंशन है, ठीक है। सो ये वाला स्टेटमेंट पूरा सही है। सेकेंड स्टेटमेंट दे रखा, डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, द डिसीजन ऑफ स्पीकर एंड चेयरमैन इज फाइनल एंड नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ये गलत है क्योंकि जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, बट कुछ लिमिटेशन है, लेकिन जुडिशियल रिव्यू होगा। इस पे जो है लैंडमार्क केस जो है वो है किलिहोटो होलाहान वर्सेस ज़ैचिलू। किहोटो होलाहान वर्सेस ज़ैचिहू 1992 का ये केस है जो कि लैंडमार्क केस है। इसी पे ये एंटी डिफेक्शन पे है, किहोटो होलाहान वर्सेस ज़ैचिलू। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए एंड बी, दोनों सही हैं यहाँ पे। उसके बाद से विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील विद द इम्पीचमेंट अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इम्पीचमेंट प्रोसेस की बात की जा रही है अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट की बात की जाती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि प्रिंसिपल और फैक्ट पे क्वेश्चन है, कि इसमें जो प्रिंसिपल दिया हुआ है ना उसी को अप्लाई करके फैक्ट पे और ऑप्शन बताना है। So the only parliament or state legislature have a authority to enact law of their own, कि पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के पास ऑथोरिटी है कि वो इनैक्ट कर सकते हैं अपने लॉज को। नो लॉज आर मेड बाय द स्टेट कैन टेक अवे अ पर्सन फंडामेंटल राइट, और कोई भी लॉ स्टेट ऐसा नहीं बना सकता जो कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो। ये प्रिंसिपल दे रखा है। अब फैक्ट देखिए, जानते हैं क्या है? पार्लियामेंट इनैक्ट अ लॉ, पार्लियामेंट ने एक इनैक्ट किया लॉ जो कि अकॉर्डिंग टू अ ग्रुप ऑफ लॉयर्स के ये था कि ये वायलेशन है फंडामेंटल राइट ऑफ ट्रेडर का। ट्रेडर की वायलेशन की बात हो रही है, उनका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, कोई एक ऐसा लॉ बना है। तो एक जो ग्रुप ऑफ लॉयर हैं वो रिट फाइल करते हैं, रिट पिटीशन फाइल करते हैं, चैलेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द स्टैट्यूट, सीकिंग अ रिलीफ टू द क्वाश द स्टैट्यूट एंड फर्दर डायरेक्ट। यही चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है। अब ऑप्शन में दे रखा है नो रिट would lie against parliament as a court has no authority to direct the parliament to enact law and redirect the law. Wrong.
A court can quash existing law if it violate the fundamental right and can direct the parliament to make a new law. कोर्ट के पास ये अथॉरिटी ऐसे नहीं आ जाएगी कि वो पार्लियामेंट को डायरेक्ट मतलब कि डायरेक्शन दे सके, ये भी गलत है. अ कोर्ट कैन क्वॉश द एग्जिस्टिंग लॉ, कोर्ट क्वॉश कर सकता है एग्जिस्टिंग लॉ अगर वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है, लेकिन वो पार्लियामेंट को मतलब ऐसे डायरेक्शन नहीं दे सकता कि तुम नया लॉ बनाओ. तो ये जो ऑप्शन है ये सही है. इसमें क्या था कि यही चीज़ ना कि कैन डायरेक्ट कर रहा था, यहाँ पे डिफरेंस है कैन नॉट डायरेक्ट, इसलिए ये ऑप्शन राइट है. So option C is the correct option. Then the national anthem was adopted in the Constituent Assembly कब हुआ था? National anthem, सबसे पहली बात national anthem कौन सा है? So national anthem is जना गना मना, ना कि वंदे मातरम. जना गना, जना जी फॉर जना, जना गना मना इज द नेशनल एंथम जो कि 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया था. इसे लिखा किसने था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने. नाथ टैगोर ने लिखा था 1911 में. ये कॉन्स्टिट्यूशन के लिए नहीं लेकिन हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ. तो ये जो है सबसे पहली बार जना गना मना सबसे पहली बार पब्लिकली गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता सेशन में. ये हिस्ट्री के पॉइंट से बहुत इम्पॉर्टेंट है. कलकत्ता सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस में इसको गाया गया था. यही चीज़ है. 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया था बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, और पब्लिकली मतलब गाया गया था 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता सेशन ऑफ आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के. इसको लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने. और नेशनल एंथम जो है वो जना गना मना है. उसके बाद से द ओनली जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ बीन सर्व एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. कि एक ही जज हैं जिन्होंने एज अ जज भी थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, फिर वाइस प्रेसिडेंट ने रिजाइन दे दिया था तो ये बन गए थे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. वो थे जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्ला. देन क्वेश्चन फिर असर्शन एंड रीजनिंग पे. ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज शैल हैव अ राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर ओन चॉइस दे रखा है. रीजनिंग है द इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश बाय द माइनॉरिटी आर नॉट इंटाइटल्ड टू द गवर्नमेंट एड एंड अ गवर्नमेंट इज नॉट अंडर द ऑब्लिगेशन टू गिव इट. दूसरी बात कही जा रही है रीजन में कि इंस्टीट्यूशन जो कि इस्टेब्लिश हुआ है माइनॉरिटी का वो गवर्नमेंट एड के लिए इंटाइटल नहीं है और गवर्नमेंट के ऊपर भी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो एड प्रोवाइड करे. ये चीज़ दे रखा है. सो ऑप्शन जो है दोनों सही होगा. ऑप्शन ए एंड आर आर इंडिविजुअली ट्रू बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन. ये होगा इसका सही ऑप्शन. और ये जो है ना आर्टिकल 30 की बात की जा रही है. ये सेम चीज़ आर्टिकल 30 दे रखा है कि इस्टेब्लिश कर सकते हैं. उसके बाद से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू इक्वलिटी. राइट टू इक्वलिटी कौन से आर्टिकल में दे रखी है? 14 to 18, 14, 14, 15 और 14, 15, 16. सो द राइट ऑप्शन इज सबको पता राइट जो है 14 to 18 में दे रखी है. 14 में आर्टिकल में बात की जाती है राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, मीन्स की इक्वलिटी बिफोर लॉ. 15 में बात की जाती है प्रोविजन ऑन द डिस्क्रिमिनेशन ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और द प्लेस ऑफ बर्थ. 16 में बात की जाती है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन अ मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. 17 में अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात की जाती है. और 18 में बात की जाती है टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक, कोई भी टाइटल कैरी नहीं कोई कर सकता है. यही चीज़ है. उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग केस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ फिक्स द अपर लिमिट ऑफ 50% ऑफ रिजर्वेशन, कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं मिलेगा. ये चीज़ इंदिरा सहनी वर्सेस इंदिरा सहनी केस में 1992 का केस था, इसमें इस चीज़ को डिक्लेयर किया गया था. यही चीज़ है. और ये जो है आर्टिकल 16 क्लॉज 4 से आता है कि 50% से ज़्यादा लोगों को जो कि ओबीसी क्राइटेरिया में उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा.
यही है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी इज रिलेटेड टू द पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन के लिए जो कमेटी थी वो थी BN श्री कृष्णा कमेटी। उसके बाद से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट द स्पेशल पावर ऑफ द सम स्टेट ऑफ अ कंट्री। आर्टिकल 370 के बाद जम्मू एंड कश्मीर की बात की जा रही है। ये क्वेश्चन जामिया 2022 का है, अब ये अबोलिश हो चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज नोन एज सेंट हेलेना एक्ट। सेंट हेलेना एक्ट के नाम से कौन सा एक्ट जाना जाता है? रेगुलेटिंग एक्ट, ब्रिटिश इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या चार्टर एक्ट ऑफ 1833। सो आवर राइट ऑप्शन है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हुई थी आइलैंड ऑफ सेंट हेलेना फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी से। पहले जो था ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली था, उससे ट्रांसफर करके ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया था, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, इसीलिए इसे सेंट हेलेना एक्ट कहते हैं। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के कुछ क्राइटेरिया हैं, उसे देखते हैं। इसमें सबसे पहली बात कही गई कि ये 20 ईयर्स पे रिपीटेशन होता जाएगा, मतलब कि 1833 में आया ना तो 1853 में आएगा, ये ऐसा इसमें बोला गया। उसके बाद से दूसरी बात इसमें कही गई कि जो कि इंट्रोड्यूस किया गया गवर्नर जनरल को। गवर्नर जनरल सबसे पहले इसी 1833 के एक्ट से बने, और पहले बने थे सबसे पहले लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। उसके बाद से दूसरा क्राइटेरिया था कि रिन्यूअल की बात की गई, अबोलिशन ऑफ मोनोपोली को अबोलिश किया गया। पहले जो था ईस्ट इंडिया कंपनी का था ना सब कुछ, अब नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मोनोपोली को अबोलिश किया गया। उसके बाद से दूसरी क्राइटेरिया कही गई कि सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी का सेपरेशन किया गया, और थोड़ा मतलब एक्सपेंशन किया गया एडुकेशन को और सोशल रिफॉर्म को इस चीज़ में। यही चीज़ है इंपॉर्टेंट बात कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो कि विलियम बेंटिक बने थे पहले गवर्नर जनरल, वो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से आए, और सेंट हेलेना एक्ट भी कहा जाता है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ये दो चीज़ इसमें इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट थी। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। पेयरिंग करना है कि कौन सा वाला यहाँ पे इनकरेक्ट है। इस चीज़ को नोटिस यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे नॉट करेक्ट है। बहुत बच्चे करेक्ट सोच के इसमें करेक्ट में ऑप्शन में टिक कर देते हैं, वो नहीं करना है। कहा जा रहा है फर्स्ट अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस 9th शेड्यूल। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट जो है वो 9th शेड्यूल को इंट्रोड्यूस करता है, बात सही है। लैंड रिफॉर्म की बात करता है। दूसरा बात है प्रोटेक्शन ऑफ लॉज एंड जुडिशियल रिव्यू की बात करता है फर्स्ट अमेंडमेंट। उसके बाद से सेकेंड ऑप्शन है 24 अमेंडमेंट रिड्यूसिंग द वोटिंग एज। ये 24 अमेंडमेंट में नहीं आता है बल्कि 61st अमेंडमेंट में आता है। और यहाँ पे अमेंडमेंट ऑफ डिफेक्शन ना, ये आएगा हमारा 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और 91st, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो मतलब पार्ट 13 में कवर कर रखा है। यहाँ पे यही कही जा रही है कि 61 में रिड्यूसिंग एज पहले 21 थी, उसको रिड्यूस करके 18 ईयर्स कर दिया गया, ठीक है। और यहाँ पे जो है एंटी डिफेक्शन लॉ की बात की जा रही है जो कि इलीगल माना गया है 91 और 52nd अमेंडमेंट में कहा गया है। तो ऑप्शन ए और ए सही है, मतलब फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है, बी मतलब 2 and 3 आर रॉन्ग है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 2 and 3 आर ओनली इनकरेक्ट। अगर यहाँ पे करेक्ट रहता बस क्वेश्चन में तो हम लोग 1 मार्क करते। तो अभी हमें यहाँ पे नॉट करेक्ट दे रखा है, तो हमारे लिए 2 and 3 आर द राइट ऑप्शन होगा। उसके बाद से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विद द रेफरेंस ऑफ द 103rd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात की जा रही है। अगेन कहा जा रहा है नॉट करेक्ट। तो 103rd जो है वो EWS की बात करता है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कोटा की बात करता है, जो कि अमेंड करता है आर्टिकल 15 और 16 को। आर्टिकल 15 में क्या अमेंड होता है? आर्टिकल 15 में क्लॉज 6 में अमेंडमेंट होगा और आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में अमेंडमेंट होता है। इसमें 15 में क्या होता है? रिलेटेड टू एडमिशन, कुछ भी गवर्नमेंट जो है, स्टेट जो है वो लॉज बना सकती है रिलेटेड टू एडमिशन, ओके। और 16 क्लॉज 4 जो है वो गवर्नमेंट जॉब्स में
रिजर्वेशन बना सकता है, स्टेट के पास ऑथोरिटी होती है, यही ईडब्ल्यूएस में कहा जाता है। अब ईडब्ल्यूएस के लिए कुछ क्राइटेरिया दे रखी है कि ये कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। ये जो है कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ओबीसी, एससी एंड एसटी नहीं अप्लाई करेंगे, क्योंकि इनको तो सेपरेट रिजर्वेशन मिलता ही है, तो ये क्यों करेंगे, ऐसा है। उसके बाद से वो लोग कर सकते हैं जिनकी फैमिली इनकम जो है वो 8 लाख से बिलो है, 8 लाख से कम जिनकी फैमिली इनकम है वो लोग अप्लाई करेंगे, या उनके पास 5 एकर्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड्स होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए 5 एकड़ ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, या फिर से 1000 स्क्वायर फीट में रेसिडेंशियल प्लॉट से कम होना चाहिए, 1000 स्क्वायर फीट में रेसिडेंशियल प्लॉट से बिलो होना चाहिए, 5 एकड़ ऑफ एग्रीकल्चर लैंड से बिलो होना चाहिए, या फैमिली इनकम जो है वो 8 लाख से बिलो होगी। वो लोग कर सकते हैं ईडब्ल्यूएस में अप्लाई, उन्हें उन्हीं लोगों को रिजर्वेशन मिलेगा, ऐसा है। तो ऑप्शन जो है हमारा दोनों तो सही है ना। तो और यहाँ पे कह रहा है नॉट करेक्ट की बात कर रहा है, यहाँ पे कह रहा नॉट करेक्ट, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा नीदर 1 एंड 2। उसके बाद से वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू अनाउंस फ्रॉम द एमएलएस टीम कि हम लोगों के तरफ से एमएलएस की टीम्स आप लोगों को प्रोवाइड करेगी फ्री कोचिंग फॉर द 40 स्टूडेंट्स। सही सुना आपने, 40 स्टूडेंट को फ्री कोचिंग मिलेगा एमएलएस की टीम की तरफ से, जिसमें कि 30 स्टूडेंट्स को ऑनलाइन मोड में कोचिंग मिलेगा और 10 स्टूडेंट्स जो कि ऑफलाइन मोड में। इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, एक एंट्रेंस एग्जाम होगा जिसको आप लोगों को देना, जिसकी लास्ट डे ऑफ रजिस्ट्रेशन 25 दिसंबर 2024 है, और एग्जाम जो है एमएलएस टेस्ट जो होगा हमारा वो 29 दिसंबर 2024 को होगा, जिसके लिए इंडिया में 3 जगह इसका सेंटर है, न्यू दिल्ली, पटना एंड लखनऊ। तो जिन्हें भी इंटरेस्ट है या कोई भी क्वेरीज के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के पास पावर कैसे हो रहा है, तो आर्टिकल 72 से प्रेसिडेंट के पास पावर है, जो कि पावर जो है प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डनिंग पावर की बात की जा रही है कि प्रेसिडेंट पार्डन कर सकता है, रिप्रीव कर सकता है, रिस्पाइट, रिमिशन और पनिशमेंट कर सकता है या रिमिट कर सकता है। तो पार्डनिंग पावर की बात की जा रही है यहाँ पे आर्टिकल 72 में। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टू अपहोल्ड द प्रोटेक्ट द सोवर्जिनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, अ प्रोविजन मेड इन, कि ये सारी चीज कहाँ पे दी गई है कि टू प्रोटेक्ट द सोवर्जिनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो फंडामेंटल ड्यूटीज में ये सारी चीजें दे रखी है। तो फंडामेंटल ड्यूटी कैसे आया, बाय द 51st ये चीज है कि आर्टिकल 51A से आया, फंडामेंटल ड्यूटीज अमेंडमेंट करके आया, और हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशाखा गाइडलाइन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू द विच ऑफ द फॉलोइंग। विशाखा गाइडलाइंस किस चीज पे, प्रोटेक्शन ऑफ SC/ST पॉपुलेशन फ्रॉम एट्रोसिटीज, नो। Then regulation of coal block allocation, no. Police reform of India, no. Sexual harassment at workplace, मैंने लैंडमार्क केसेस में इसे डिटेल में कवर कर रखा है, आप लोग उसे भी देख सकते हैं वीडियो। उसके बाद से विशाखा गाइडलाइंस जो कि 1997 का था, जिसको विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस के जजमेंट से आया था, जो कि सेक्सुअल हरासमेंट पे बेस्ड था, और बाद में वो एक एक्ट में पास हुआ, प्रिवेंटेशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट, मतलब कि गाइडलाइंस जो कि सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंटेशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट ऑफ 2013 बना, यही चीज है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्टोरल बॉन्ड पे अगेन, जिसमें कि कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इस बार करेक्ट की बात की जा रही है। तो इट इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऑफ द मेकिंग डोनेशन टू द पब्लिक पॉलिटिकल पार्टीज, कि ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो भी लोग डोनेशन करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को। उसके बाद से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज ऑथोराइज टू इशू एंड इन कैश दीज बॉन्ड्स, इस बॉन्ड्स को SBI इशू करता है। तो दोनों ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, बोथ 1 and 2। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड टू द लोकसभा बाय द प्रेसिडेंट। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कवर कर रखा है कि हमारे पास 552 मेंबर्स होते हैं, जिसमें कि
530 स्टेट से इलेक्ट होके आते हैं, 20 मेंबर्स यूटी से होते हैं, यूनियन टेरिटरीज, और 2 मेंबर्स जो हैं उनको प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं एंग्लो इंडियन मेंबर्स को, जो कि अब अबोलिश हो गया है बाय द 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019। यही चीज है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यही है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि which of the following case involved the largest bench till the date constituted by the Supreme Court of India? सबसे ज़्यादा जजेस ने मिलके जो जजमेंट सुनाई थी वो था हमारा केशव नंदा भारती केस, जो कि वाकई एक लैंडमार्क जजमेंट है। इसमें 13 जजेस बेंच थी, मतलब 13 जजेस ने डिक्लेयर किया था। कब किया था? 1973 में ये जजमेंट आई थी। आई थिंक 24 अप्रैल को आई थी, डेट 24 अप्रैल, मैं बहुत श्योर नहीं हूँ, 23 या 24 अप्रैल 1973 में आई थी, जिसमें कि 13 जजेस ने जजमेंट दी थी। ये 13 था। उससे पहले एक और केस था, आईसी गोलकनाथ केस, गोलकनाथ केस कहते हैं इसे, गोलकनाथ केस। इसमें ना 11 जजेस ने जजमेंट सुनाई थी। और साथ ही साथ बैंक नेशनलाइजेशन केस, एक और ये दूसरा केस है, बैंक नेशनलाइजेशन केस। इसमें भी 11 जजेस ने जजमेंट सुनाई थी। तो ये सेकंड लार्जेस्ट में ये गोलकनाथ केस एंड बैंक नेशनलाइजेशन केस आता है। और फर्स्ट जो है यहाँ पे गोलकनाथ केस देर भी रखा है, इसमें 11, और ये केशव नंदा भारती में 13 जजेस ने डिक्लेयर किया था जजमेंट। उसके बाद से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बोरोड फ्रॉम द, इसमें कहा जा रहा है करेक्टली मैच करना है कौन सा वाला सही है कौन सा वाला नहीं है। तो इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर जो है वो ब्रिटेन से लिया गया, इसमें कहा जा रहा है, जो कि करेक्ट है, ठीक है। उसके रेसिडरी पावर जो है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया कि नहीं, ये गलत है। रेसिडरी पावर कनाडा से लिया गया है। ओके, कॉन्करेंट लिस्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था, ऑस्ट्रेलिया। और द प्रेसिडेंट इलेक्शन ऑफ आयरलैंड, ये जो है ये सही है, ये लिया गया है आयरलैंड से। सो ऑप्शन 1 and 4 आर द करेक्ट ऑप्शन है। रेसिडरी पावर कनाडा से, कॉन्करेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद विच द इम्पीचमेंट चार्ज इनिशिएटेड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहाँ से होता है? ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। पहले भी हमने ऐसे सिमिलर क्वेश्चन डिस्कस कर रखे हैं। ओके, उसके बाद से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, which article of Indian Constitution contain the emergency provision? emergency provision आर्टिकल 352 से 360 तक डिक्लेयर किया गया है, जिसमें कि आर्टिकल 352 जो है वो नेशनल इमरजेंसी की बात करता है। नेशनल इमरजेंसी कब लगती है? वॉर के सिचुएशन में, एक्सटर्नल एग्रीगेशन, एक्सटर्नल एग्रेशन, या फिर से आर्म्ड रिबेलियन, ठीक है। उसके बाद से आर्टिकल 356 जो है वो प्रेसिडेंट रूल की बात करता है, प्रेसिडेंट्स रूल्स, जिसको हम लोग स्टेट इमरजेंसी के नाम से भी जानते हैं, स्टेट इमरजेंसी। तो नेशनल इमरजेंसी 352, 356 प्रेसिडेंट रूल ऑल्सो नोन एज स्टेट इमरजेंसी, एंड 360 जो है वो बात करता है फाइनेंशियल इमरजेंसी की, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। यही चीज इसमें कहा गया है। 352 नेशनल, 356 प्रेसिडेंशियल एंड 360 फॉर द फाइनेंशियल इमरजेंसी। सो द राइट ऑप्शन इज 352 to 360। देन है पब्लिक हॉलीडे वॉज डिक्लेयर अंडर द, जामिया 2021 का क्वेश्चन है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ऑफ 1881 से इंट्रोड्यूस किया गया था पब्लिक हॉलीडे को। उसके बाद से विच ऑफ द फॉलोइंग अमंग द फंक्शन ऑफ द प्रो टर्म स्पीकर ऑफ द लोकसभा? प्रो टर्म स्पीकर ऑफ लोकसभा का फंक्शन क्या है? सो गिव हिज असेंट टू द बिल पास बाय द हाउस, ये नहीं, ये स्पीकर का काम है। कंडक्ट द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस इन द एब्सेंस ऑफ द स्पीकर, नहीं, ये भी नहीं है। स्वेयर द मेंबर ऑफ द हाउस एंड होल्ड द चार्ज टिल द रेगुलर स्पीकर इलेक्टेड, ये शपथ दिलाता है। मेंबर्स ऑफ हाउस जो आते ना, उनको, एमपीज को वो शपथ
वापस दिलाने का काम करता है और होल्ड करता है चार्ज जब तक कि वो जो स्पीकर ऑफिशियली स्पीकर इलेक्ट होके नहीं आ जाते तब तक वो चार्ज को होल्ड करता है। तो ऑप्शन सी जो है ये राइट ऑप्शन होगा। प्रिसाइडिंग ओवर ऑफिसर, वोटिंग प्रोसीजर और फिर से एडमिनिस्ट्रेटिंग ओथ, ये सारे काम मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी होती है स्पीकर ऑफ प्रोटोम स्पीकर की। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग अ प्राइम मिनिस्टर इन द सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड टू द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, कि 15% जो क्राइटेरिया होता है इससे एबव जो है वो एक्सीड नहीं कर सकता। और आर्टिकल 75 क्लॉज 1 ये चीज कहता है कि द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर इन द सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल नॉट इंक्रीज टू द 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, यही चीज इसमें कही गई है। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया राइट to pollution free environment was emerged as a fundamental right। pollution free environment कौन से fundamental में आएगा, right में आएगा, तो right to life and personal liberty आर्टिकल 21 करेक्ट ऑप्शन आएगा, ना कि freedom of movement, conservation, conserve culture and equality under 14 में नहीं आएगा। आर्टिकल 21 में right to pollution free environment आएगा, जो कि जजमेंट से आया था। इसके लिए 2 जजमेंट आई थी जो कि एंट्रेंस एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन सेमेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार से आया था राइट टू फ्री पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट ये चीज। और दूसरा केस है विल्डोर सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 2 केस से आया था। कोर्ट ने कहा था कि पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट इज एसेंशियल फॉर द एंजॉयमेंट ऑफ राइट टू लाइफ एंड देयरफॉर इट्स अ फंडामेंटल राइट। और आर्टिकल 21 तो यही चीज कहता है ना कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। तो यही इसी चीज का आर्टिकल 21 का ये एक्सटेंशन है कि पर्सनल लिबर्टी में पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट आएगा। और ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर की थी सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार और वेल्योर सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस से। यही है, तो आज हमने कवर किया क्वेश्चन नंबर 325 तक, बाकी का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।